गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज मुद्रा के कार्यों की। तो मुद्रा के कार्यों की बात करने से पहले थोड़ा मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुद्रा के बारे में लास्ट वीडियो में आपने देखा था, जाना था कि मुद्रा क्या है। मुद्रा का आविष्कार है जो वस्तु विनिमय में आने वाली जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए किया गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु विनिमय में बहुत ही परेशानी थी। किस वस्तु का क्या मोल है कोई पता नहीं था। सोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या चांदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गेहूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या चावल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से बात करें तो यानी कहने का मतलब है कि कौन सी वस्तु है, कितनी वैल्यू रखती है, इसका कोई पता नहीं था। कितना किसके बदले दिया जाना चाहिए, गाय के बदले दी भैंस का अदला बदली होती है तो उसको कितनी गाय दे, कितनी भैंस ले, ये पुराने टाइम में बड़ी ही समस्या थी, ये बड़ी पेचीदा मामला था। लेकिन जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, इन सभी की वैल्यू तय होगी और इतने पैसे के बदले इतना ये सामान मिलेगा, ये वस्तु मिलेगी या ये जीव जंतु मिलेगा। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें तय होगी। तो इस तरीके से मुद्रा का आविष्कार विशेष रूप से वस्तु विनिमय में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया और ये लगभग बिल्कुल कारगर साबित हुआ। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वस्तु विनिमय में नए के बराबर है, लगभग समाप्त ही हो गया है। तो जो मुद्रा का कार्य मुख्य इस तरीके से है। तो प्रोफेसर क्राउथर है जो वो कहते हैं, प्रोफेसर क्राउथर, इन्होंने मुद्रा के कार्य के लिए कुछ बात कही है कि मुद्रा के क्या कार्य है। तो प्रोफेसर क्राउथर है जो मुद्रा को किस कार्य में मानते हैं, मापक, माध्यम, संचय और आधार। तो उन्होंने मुद्रा के चार कार्य अपनी परिभाषा में वर्णित किए हैं कि मुद्रा एक मापक का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है, संचय किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के जो आधार है हमारे, उनका मुद्रा ही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका आधार क्या माना है हमने, मुद्रा को ही लिया है। तो इस तरीके से प्रोफेसर क्राउथर ने अपनी परिभाषा में जो इसके कार्यों को इस रूप में माना है। अब हम बात करते हैं इसके कार्यों की। तो हम इसके कार्यों का वर्णन करते हैं। मुद्रा के कार्यों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है ए, स्थैतिक कार्य, और दूसरा बी मानेंगे इसको प्रायोगिक कार्य। स्थैतिक और प्रायोगिक कार्य, हमने इसको दो भागों में बांट लिया है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा डायग्राम के रूप में इसको बताएंगे। तो पहला जो इसका कार्य है, हम स्थैतिक की बात कर लेते हैं। तो स्थैतिक को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो स्थैतिक में पहला इसका जो पॉइंट है वो है मुख्य कार्य, मुख्य कार्य, और दूसरा इसका जो है वो है सहायक कार्य। तो स्थैतिक के दो कार्य बताए गए, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। और इसी प्रकार से प्रायोगिक के भी दो कार्य हैं। इसको भी हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, लिख लेते हैं इनको। तो प्रायोगिक का जो पहला कार्य वो है आकस्मिक कार्य, और अगला है विविध कार्य। अब हम सभी पे एक एक पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य कार्य। तो मुख्य कार्यों की बात करी जाती है तो मुख्य कार्य में सबसे पहले विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम,
यानी विनिमय यानी लेन देन करने के लिए हमारा मुख्य जो माध्यम क्या है, ये मुद्रा ही है। हम कोई भी चीज़ लेते हैं आप मुद्रा के द्वारा लेते हो, तो इसलिए इसका जो मुख्य कार्य माना गया है वो क्या माना गया है, विनिमय का माध्यम है। यानी लेन देन की मुख्य इकाई क्या है, मुद्रा ही है। मुद्रा से ही आप समस्त प्रकार के लेन देन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये है। और बात करें इसके दूसरे कार्य की, तो वो कुछ इस तरीके से है, मूल्य का मापक। तो मुख्य कार्यों में इसको हम दो भागों में ही बांटते हैं। पहला है जो विनिमय का माध्यम है और दूसरा क्या है, मूल्य का मापक है। तो मूल्य की माप है किसके द्वारा होती है, मुद्रा के द्वारा होती है। हम किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो मुद्रा के रूप में ही करते हैं। तो जो मुख्य कार्यों में इन दो को ही सम्मिलित करते हैं। इसके बाद हम बात करें जो सहायक कार्य है उनकी, तो सहायक कार्यों के अंतर्गत सबसे पहला जो इसका जो सहायक कार्य है वो है विलंबित भुगतानों का मान। यदि कोई लेट पेमेंट होता है तो उसका जो मान है किस में हम करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं। तो विलंबित भुगतानों का जो मान है उसके रूप में इसको माना गया है कि विलंबित भुगतान है मुद्रा के रूप में हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से ये इसका पहला कार्य है। बात करें इसके दूसरे कार्य की, तो ये है क्रय शक्ति का संचय। सहायक कार्यों का दूसरा पॉइंट है क्रय शक्ति का संचय। तो यानी जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, उसका संचय हम मुद्रा के रूप में ही करते हैं। आप देखते हो कि विभिन्न देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं और सभी लोग संचय को जो क्रय शक्ति है, अपनी जो मुद्रा है उसका संचय उसी रूप में ही करते हैं। तो इसीलिए इसका जो दूसरा कार्य क्या है, क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर का जो संचय है वो मुद्रा को ही माना गया है। मुद्रा आपके पास जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी ही ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हो, क्रय कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको क्रय शक्ति का जो संचय के रूप में इसको है जो साधन माना गया है। बात करें हम इसके तीसरे पॉइंट की, तो वो है मूल्य हस्तांतरण का साधन। तो मूल्य हस्तांतरण का साधन इसी को माना गया है। यदि आप मूल्य का हस्तांतरण करते हो या ट्रांसफर इसको समझते हैं हम कि एक से दूसरे स्थान पे यदि भेजना है तो आप मुद्रा को भेज सकते हो। तो मूल्य हस्तांतरण के रूप में भी इसको माना गया है। तो ये भी इसका कार्य है कि आप पैसे का जो हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है वो भी आप कर सकते हो। बात करें इसके आकस्मिक कार्यों की, जो प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, तो आकस्मिक कार्य में जो पहला इसका पॉइंट है वो है सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण। तो सामाजिक आय का वितरण भी किस रूप में किया जाता है, मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। तो इसलिए मुद्रा का ये कार्य है, इसको सामाजिक आय के रूप में भी समझा जाता है। और इसका जो दूसरा जो पॉइंट है वो है साधनों का अधिकतम उपयोग। तो साधनों का, हमारे जो संसाधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, मुद्रा के द्वारा ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो साधनों का उपयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए। तो मुद्रा का ये कार्य है कि वो संसाधनों का अच्छे से उपयोग करा सकती है। हमारे उत्पत्ति के साधनों की ही बात कर लेते हैं हम। तो उत्पत्ति के साधनों को जब हम उपयोग में लेंगे तो बदले में उनको कुछ देना पड़ेगा, वो क्या है, मुद्रा। तो इसलिए उत्पत्ति के साधनों का यदि आप अच्छे से उपयोग करोगे तो आपको बदले में क्या देनी पड़ेगी, आपको मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा। हमारे उत्पत्ति के साधन की यदि बात करें तो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये हमारे उत्पत्ति के साधन है। तो इनको इनके काम के बदले जो पेमेंट किया जाता है तो वो क्या है, मुद्रा है। तो इसलिए उत्पत्ति के साधनों का यदि आपको उपयोग करना है तो आपको मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता। तो मुद्रा का एक क्या हो गया, एक कार्य हो गया है। साख का आधार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साख का आधार।
तो साख का मतलब उधार होता है, उधार लेने की जो क्षमता होती है उसको हम साख के रूप में समझते हैं। तो लेकिन ये किस रूप में मापी जाती है साख? तो ये मुद्रा के रूप में ही मापी जाती है। मुद्रा के रूप में इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए जैसे मान लो, अच्छा अलग अलग लोगों की अलग अलग साख होती है, लेकिन होती सब मुद्रा के रूप में ही है। जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति को आज उधार पैसे की आवश्यकता है, ठीक है, और वो मार्केट से 2 घंटे में 5 लाख रुपए लेके आ जाता है उधार के रूप में। लेकिन एक व्यक्ति है जो 2 घंटे में जो 5,000 लेके आता है, तो उन दोनों की अलग अलग साख हो गई है, ठीक है, उधार लेने की क्षमता है। तो एक व्यक्ति 2 घंटे में 5,000 लेके आता है, एक व्यक्ति 2 घंटे में 5 लाख लेके आता है, तो उनकी इस तरीके से साख है। लेकिन आधार इनका क्या रहा? मुद्रा ही रहा। एक 5,000 रुपया तो एक 5 लाख रुपया। तो इस तरीके से जो साख का आधार क्या है? मुद्रा ही है। तो इसलिए साख के आधार के रूप में भी इसको हम समझते हैं। तो नेक्स्ट चौथा पॉइंट है इसका, पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता। पूंजी की तरलता यानी मुद्रा का जो तरल रूप है वो नकद, उस मुद्रा को तरल रूप में समझा जाता है, ठीक है। तो तरल रूप से ही आप उसकी उत्पादकता को आगे बढ़ा सकते हो। तो मुद्रा केवल ऐसा ही नहीं है कि आप केवल मुद्रा को अपने पास ही रखते हो या उसका कोई काम नहीं है। तो मुद्रा के द्वारा मुद्रा उत्पादित भी की जा सकती है। किस तरीके से उत्पादित की जा सकती है? मुद्रा को आप बिजनेस में, व्यापार में, व्यवसाय में लगाओगे तो और ज़्यादा मुद्रा है वो अर्जित हो सकती है। तो इस तरीके से मुद्रा को उत्पादकता के रूप में भी समझा जाता है और तरल रूप में भी हम इसको समझते हैं। तो तरलता मुद्रा से ही बनी रहती है और उत्पादक कार्यों में इसको लगाया जाता है, इसलिए यह अधिक उपयोगी हो गई। तो इसलिए ये भी एक इसका जो मुख्य कार्य के रूप में इसको हम समझते हैं। बात करें इसके विविध कार्यों की और एक्स्ट्रा इसके क्या क्या कार्य हो जाते हैं, तो उनके बारे में सबसे पहला जो कार्य है वो है शोधन क्षमता की गारंटी। तो विभिन्न प्रकार के जो विनिमय पत्र है, विनिमय बिल है, हुंडी है, इनकी जो शोधन क्षमता होती है, इनका शोधन किया जाता है तो मुद्रा के रूप में किया जाता है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है या मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो इसलिए शोधन क्षमता की जो गारंटी है वो किसके द्वारा दी जाती है? वो मुद्रा के द्वारा ही दी जाती है। तो इस तरीके से ये भी एक इसका जो कार्य है जो इम्पोर्टेंट हो गया है, इसको हम कार्य के रूप में इसको समझते हैं। तो दूसरी बात करें तो दूसरा है इसका पॉइंट वो है निर्णय का वाहक। तो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सत्ताओं के द्वारा या विभिन्न लोगों के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं बहुत सारे, तो वो कहीं न कहीं मुद्रा से जुड़े हुए होते हैं। तो उनका जो आधार मुख्य के मुद्रा ही होता है। तो मुद्रा से जुड़े हुए बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो ये भी एक जो कार्य के रूप में समझा जाता है, ठीक है। सपोज करिए एक बिजनेसमैन ऐसा निर्णय लेता है कि मैं अपना व्यवसाय आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ मैं अपनी 5 फैक्ट्रियाँ स्थापित करूँगा, इस शहर में मैं 4 कारखाने और लगाऊंगा। तो उनका आधार क्या होगा? वो मुद्रा ही होगा। तो इस तरीके से वो अपना डिसीजन लेता है। तो किसके बेस पे लेता है? मुद्रा के। उसको पता होता है कि मेरे पास इतनी मुद्रा है तो मैं इस मुद्रा से क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। तो कोई भी जो डिसीजन है वो मुद्रा को आधार मानते हुए, मुद्रा को देखते हुए ही लिया जाता है। तो इस तरीके से निर्णय का वाहक हो गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका आर्थिक विकास का आधार। आर्थिक विकास का आधार। तो अर्थव्यवस्था विकास कर रही है या नहीं कर रही है, और कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं विकसित है, कौन सी अविकसित है, उनका आधार क्या है? मुद्रा ही है। हम आज देखते हैं कि अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश, फ्रांस जैसे देश है, वो विकसित देश है क्योंकि वहाँ लोगों की मुद्रा अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी जो मुद्रा है वो बहुत ही अधिक मिलती है उनको। तो हमारे देश से यदि कंपेयर करें उनकी मुद्रा की तो वैल्यू भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जो आर्थिक विकास का आधार है वो क्या? मुद्रा है। जिन देशों में अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है वहाँ मुद्रा बड़ी मात्रा में लगाई जाती है उन देशों के द्वारा, तो वो तेजी से विकास करते हैं। और जिन देशों में पैसा कम लगाया जाता है तो वहाँ
है जो विकास कम होता है। यदि हम बात करें एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की बात कर लेते हैं डॉलर की, तो हमारे देश में जैसे एक व्यक्ति को एक साल में कितने डॉलर मिलते हैं और अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति है उनको एक साल में कितने डॉलर मिलते हैं, या एक महीने की मान लेते हैं कि एक महीने में इंडिया में कितने डॉलर कमाता है व्यक्ति और अमेरिका में क्या कमाता है, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि आर्थिक विकास किन का अधिक हो रहा है, किन का कम हो रहा है। तो हमारे देश की बात करें तो करीब करीब एक साल में लोग 500-550 डॉलर कमाते हैं एवरेज रूप में, और अमेरिका की बात करें तो वहाँ जो लोग हैं करीब करीब 2 लाख 2.5 लाख डॉलर के आसपास है जो कमाते हैं एवरेज। तो पता चल गया कि आर्थिक विकास के रूप में वो देश ज़्यादा आगे हमसे विकसित है, आगे बढ़े हुए हैं, और हमें उनसे बहुत पीछे है। तो इस तरीके से भी हम ये आंकलन कर सकते हैं कि आर्थिक विकास का आधार क्या है, मुद्रा है। जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, जिनके पास पैसा कम होगा वो आर्थिक रूप से क्या होंगे, थोड़े बैक होंगे, कमज़ोर होंगे। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मूल्य स्तर पर नियंत्रण। तो महंगाई पे या कीमत स्तर है, इस पे नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। इस तरीके से मूल्य स्तर पे जो नियंत्रण है वो भी एक इसका क्या हो जाता है, एक कार्य हो जाता है। तो ये इसका चौथा कार्य है। बात करें नेक्स्ट इसके कार्य की, तो ये है रोजगार सृजन। तो रोजगार को बढ़ाने के लिए सबसे बड़े जो रोल है वो मुद्रा का ही है, क्योंकि मुद्रा बड़ी मात्रा में लगाई जाती है अलग अलग कार्यों में, जिससे कि रोजगार बढ़ता है। यदि हम बात करें उद्योग धंधों में, तो जितनी बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे खोले जाएंगे, लेकिन किसके आधार पर खोले जाएंगे, मुद्रा के आधार पर खोले जाएंगे। पैसा लगेगा, उद्योग धंधे बड़ी मात्रा में चलेंगे, रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है, सड़क, पुल, भवन निर्माण, बांध निर्माण, तो इनमें बहुत सारा रोजगार निकलता है। तो वो सारा पैसा लगता है उनके पीछे। तो इस तरीके से सरकार भी जो विभिन्न प्रकार के जो ये काम करती है रोजगार के, इनका जो मुख्य आधार वो क्या है, मुद्रा ही है। और बात करें इसके लास्ट कार्य की, तो वो है हीनार्थ प्रबंध। हीनार्थ प्रबंध क्या होता है, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है, प्रबंध व्यवस्था, जब हमारे भुगतान संतुलन यानी भुगतान प्रतिकूल हो जाए, यानी हमें बड़ी मात्रा में हमने विदेशों से माल खरीद लिया है और बेचा कम का है। सपोज करिए हमने 1 करोड़ डॉलर का माल हमने बेचा और 20 करोड़ डॉलर का माल हमने खरीदा है। तो इस तरीके से हमारा भुगतान संतुलन 19 करोड़ डॉलर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 का हमने खरीदा और 1 का हमने बेचा, तो 19 सब माइनस हो गए। अब हमारे पास यदि पैसे की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, वो चुकाने की, तो हम क्या करेंगे, हम नई मुद्रा छाप करके वो पैसा लोगों को पेमेंट करते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। तो इसके लिए मुख्य आधार क्या है, मुद्रा ही है। हम नई मुद्रा छापेंगे, लोगों को पेमेंट करेंगे। तो हालांकि ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती नई मुद्रा छाप करके लोगों को पेमेंट करना, ये किसी भी देश के लिए है जो घटिया स्थिति होती है, हीनार्थ प्रबंधन है। लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं बचे तो फिर यही एक सहारा होता है कि मुद्रा नहीं छापो और लोगों को क्या कर दे, पेमेंट कर दे। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ पॉइंट्स थे मुद्रा के कार्य के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।